नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज जो है दो बातें बिहार में जिसका असर चुनाव पे भी पड़ेगा, दो बातें होने वाली हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर के जो 75 लाख महिलाओं को, जो बिहार में महिलाएं हैं, उनको उनके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसका आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और क्या वो रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर आज पटना आ रहे हैं। 10 दिन में वो दूसरी बार पटना का दौरा मतलब बिहार में आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो चुनाव बिल्कुल उसमें बिल्कुल पास है, ज़्यादा दूर नहीं रहा है। इसमें बीजेपी कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाह रही है। इससे पहले कल धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य और क्या ना, सचिन में नाम दूसरे नाम है, केशव प्रसाद मौर्य हैं और एक मिस्टर पाटिल है, CR पाटिल हैं, जो कि उनके साथ देंगे। और धर्मेंद्र प्रधान वैसे माने जाते हैं कि ये जो रणनीति जोड़ने में उनका काफ़ी कई बड़े स्टेट्स में उनके चुनाव जितवाने में उनकी एक बड़ी अहम भूमिका रही है। अब बिहार से पहले भी उनका कनेक्शन रहा है, तो ये तो बात रही उनकी। लेकिन अब ये सचिन, ये जो बात होती है कि बार बार इसका असर, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले झारखंड का भी चुनाव हुआ, वहाँ पर जो माई बहन जो कार्यक्रम है, वहाँ पर महिलाओं को जो पैसे दिए गए, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। शायद हो सकता है बीजेपी वहीं से इन चीज़ों को करके, और चुनाव के ठीक पहले 10,000 अमाउंट जाना 75 लाख महिलाओं के खाते में, इसका किस तरह का असर देख रहे हैं चुनाव पर इसका पड़ता हुआ? देखिए, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जैसे 6 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है 6 अक्टूबर के बाद कभी भी, आचार संहिता लागू हो जाएगी। और उससे ठीक पहले ये सबसे बड़ा दांव बीजेपी का हो सकता है कि 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये अगर गिरेंगे तो वो बहुत बड़ा फ़र्क कर सकता है। क्योंकि बिहार में 7 करोड़ के करीब मतदाता हैं, जिसमें 4 करोड़ पुरुष हैं और बाकी 3.6 करोड़ समथिंग महिलाएं हैं। और महिलाओं का इतना बड़ा वर्ग अगर किसी के खाते में 10,000 रुपये आए तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। और जिसे आत्मनिर्भरता और महिला स्वावलंबन से जोड़ा जा रहा है, तो नीतीश कुमार की जो छवि है उसको भी बड़ा पुश मिलेगा उसमें। तो और दूसरी तरफ अमित शाह भी आ ही रहे हैं, तो अमित शाह मुझे लगता है जो आखिरी जो थोड़ा सा जो उनके बचा खुचा रह गया उसको, जैसे कि चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा था कि वो खुश नहीं है, लेकिन उनको एक MLC की सीट और एक राज्यसभा की सीट शायद उनको ऑफर कर दी जाएगी बाद में। तो अगर चिराग पासवान भी सेट हो जाते हैं तो फिर एनडीए बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, एनडीए का स्मूथ हो जाएगा। फंसेगा मामला फिर महागठबंधन। वही चल रही है, अभी तक कोई क्लैरिटी अभी भी नहीं आई है। वहाँ भी प्रियंका गांधी से बड़ा एक्टिव होकर के आ रही है, वो बिहार आने वाली हैं। और जो अभी CWC की मीटिंग भी हुई, लेकिन उससे कोई बहुत फायदा होता कांग्रेस इसलिए नहीं दिख रहा है कि अभी जो बात जहाँ अटकी पड़ी है कि जिस तरह से तेजस्वी चाहते हैं कि उनको CM कैंडिडेट घोषित किया जाए, अभी तक कांग्रेस ने नहीं किया है। और सीटों को बंटवारा को लेकर भी दोनों में, जैसे बीजेपी JDU का करीब क्लियर है कि एक को 102 मिलेगा, 101 तो उनकी बड़ी क्लैरिटी है। दो जो बड़े पार्टनर हैं, छोटे मोटे जो चिराग पासवान को लेकर के, जीतन राम मांझी को लेकर जो इश्यूज है, वो मुझे लगता है कि अमित शाह अभी जो आज आएंगे उसके बाद वो भी सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस और RJD के बीच में जो टकराव है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी एक वजह मुझे ये भी लगती है कि जैसे आप NDA की तरफ देखें तो अमित शाह हैं, इतने कद्दावर नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, नीतीश कुमार हैं, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं लोग। तो इन लोगों के सामने जब वोटों का समीकरण बिठाने की बात आती है तो किसी भी पार्टी को मनाया जा सकता है। लेकिन जब इधर की बात आती है महागठबंधन में, तो राहुल गांधी अलग हैं, तेजस्वी यादव अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, तो इनके बीच में लड़ाई होनी बिल्कुल स्वाभाविक बात है। दूसरी तरफ RJD जो है 136 सीटें, 130 से ऊपर ही सीटें मांग रही हैं। 76 सीट पर कांग्रेस दावा ठोक दे चुकी है। कम्युनिस्ट का अलग ही, कम्युनिस्ट 40 के अराउंड मांग रही है। और जो मुकेश सहनी जी हैं वो 60 पे अटके पड़े हैं। तो इन सबको जोड़े तो 300 से ऊपर सीटें पहुंच जाती। तो अब ये 243 के में जहां बिहार में है, उसमें 300 सीटें आएंगी कहां से और कैसे इनको मनाया जाएगा? तेजस्वी को लग रहा है कि वो बिल्कुल इस बार अगर मिस कर जाएंगे वो इस बार का चुनाव, तो उनके लिए राजनीतिक तौर पे वापस कम बैक बड़ा मुश्किल होगा। जबकि मेरा मानना है कि अभी वो मजबूत विकेट पर हैं, क्योंकि जिस तरह का समीकरण बिहार में है उसमें अगर यादव मुस्लिम को भी अगर सॉलिड को मान के चलो 30% के आसपास का तो एक सॉलिड है उसके बाद। लेकिन दिक्कत वहीं पर आ रही है जो उनको बाकी दूसरे ग्रुप को जोड़ने की जो बात थी, जैसे उन्होंने भी कांग्रेस और RJD ने अति पिछड़ा को लुभाने की जो कोशिश की है, लेकिन वो इसको आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने सालों से वो लगातार नीतीश कुमार के साथ और बीजेपी ने हाल फिलहाल के सालों में बाकी पूरे देश में अति पिछड़ा को अपने साथ में किया है, तो वो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा। लेकिन जहां तक मुस्लिम यादव का सवाल, तो मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि जो पिछली बार ओवैसी को जो 5-6 सीटें मिली थी, मुझे लगता नहीं मिलेगी इस बार। मुस्लिम का जो पूरा जो सपोर्ट रहेगा वो RJD और कांग्रेस के साथ में रहेगा, लेकिन वो तब होगा कि जब कांग्रेस और RJD एक रास्ते पे चले। हाँ, लेकिन उस बीच में जन स्वराज पार्टी भी तो है, वो भी सेंध मारने के लिए तैयार है। मारने को तैयार। उन्होंने भी कह दिया कि अगर आप कहीं किसी पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो मैं वहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा। तो बड़ा दांव खेला है उन्होंने। तो आपको क्या लगता है जन स्वराज पार्टी जो है, जैसे सारण और इन सब इलाकों में
या कहीं भी बिहार में जो मान लें, मुस्लिम वोट पर क्या वो सेंध मार लेगी क्या महागठबंधन की? देखिए ये चुनाव में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर इससे पहले थोड़ा लेके चलें तो जो लोकल बॉडी इलेक्शन के चुनाव हुए उसमें तो कई जगह उन्होंने वो किया, डेंट मारा है। इसके अलावा जो विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ वहाँ भी उन्होंने आरजेडी को अच्छे खासा, जहाँ पर मुस्लिम जो वोट्स थे वहाँ पर तोड़ा, जिसकी वजह से एनडीए को जीत मिली, जो कि आरजेडी की सीट भी हुआ करती थी। तो वो तो डेंट तो मारा है, पास्ट का अगर रिकॉर्ड पे करेंगे तो ऐसा है। आगे कितना इसमें वो कर पाएंगे ये मुझे ये कहना बहुत मुश्किल। लेकिन एक बात तो बड़ा साफ है कि प्रशांत किशोर इस बार जिसको कहते हैं ना, इसको वोट कटवाओ कह रहे हैं, लेकिन खेल बिगाड़ेंगे। अब किसका ज़्यादा बिगाड़ेंगे नहीं पता, हो सकता है कि क्योंकि शहरी इलाकों में जिस तरह से एक पढ़े लिखे वर्ग में उनका इमेज बना है, तो कहीं ना कहीं जाके बीजेपी का वोट भी डेंट मारेंगे वो। लेकिन अगर मुस्लिम वोट में अगर वो डेंट मारते हैं तो वो नुकसान सीधे तौर पर जो महागठबंधन को होने वाला है। तो प्रशांत किशोर देखिए, उन पे हो सकता है कि सीट एक जीते ना जीते, 0 भी हो सकता है, लेकिन वो खेल तो खराब करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, रणनीतिकार इतने बड़े हैं, किंग मेकर की भूमिका हो जाए? क्योंकि अगर अभी तो उन्होंने कहा नहीं है कि मैं एनडीए जा रहा हूँ, महागठबंधन जा रहा हूँ, 205 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करते हैं, कुछ सीटें अगर उनको मिल गई तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कल को सोचे कि चलो जिसकी सरकार बनती है तो उसकी तरफ हम चले? अब जब वो बिहार की राजनीति के समय उनका कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बीजेपी से उनको प्यार है या महागठबंधन से प्यार है, वो एक अपनी पहचान करने के लिए आए हैं। तो अगर जाहिर तौर पर उनको अगर ऐसी क्रिटिकल सीटें मिल जाए जिससे वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में वो रखते हैं, तो ऑब्वियसली किसी के साथ जाना पसंद करें, क्योंकि अगर एक बार आगे सत्ता में आ गए तो उनकी तो वो पहचान बन जाएगी, क्योंकि आगे फ्यूचर देख रहे हैं, उनके साथ उम्र है। और वो मुझे लगता है कि अब ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसा वो दावा करते हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए आए हैं, बिहार में आए हैं, मेहनत तो काफ़ी की है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना उन्होंने पद यात्रा की है उतना तो कोई नेता भी नहीं किया। इसीलिए प्रशांत किशोर 1-2 दिन पहले ही कह रहे थे देखो कम से कम कांग्रेस के CWC वाले उस पर कमेंट कर रहे थे कि कम से कम हमारी वजह से इतना तो हुआ कि जो बाकी दलों के नेता हैं सड़कों पर आ गए हैं और अपना इस तरह से इतना सीरियस गंभीर ले रहे हैं चुनाव में, तो वो उनका वो इम्पैक्ट तो है, लेकिन वो कितना बदलेगा ये अभी वो कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो जिस तरह से वो चीज़ें चल रही हैं, अगर 6 अक्टूबर अब आज आप देख लीजिए कि मुश्किल से हफ्ते 10 दिन का टाइम रहा है, उसमें रहा है, दशहरा के बाद ठीक हुआ, अभी लोग दशहरा में बिजी रहेंगे, वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन बार बार अमित शाह का पटना आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना, ये तमाम चीज़ें बिहार में जहाँ पर इंडिया को सॉलिड कर रही हैं। लेकिन वहीं पर एक दिक्कत जो सबसे बड़ी मुझे लग रहा है सचिन की, जो लालू इसमें भूमिका जो निभा सकते थे, लेकिन वो परिवार की लड़ाई में उलझ गए हैं, ऐसा लग रहा है, देखने में लग रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे जो कांग्रेस और आरजेडी को एक प्लेटफॉर्म पे वो रख सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद परिवार का झगड़ा इतना बढ़ चुका है अंदरूनी तौर पे कि वही परिवार ही नहीं संभल रहा है, तो कांग्रेस को कैसे संभाले? अब इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी, जो कि आज कहीं थे वो शायद, उन्होंने ये बयान दे दिया कि मैं हैदराबाद से आया हूँ तो परेशान हो रहे हो, और जो हरियाणा से आए हैं संजय यादव उनसे तुम्हें परेशानी नहीं है। तो उनका भी इशारा इसी तरफ है कि मतलब संजय जो है वो बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव में तो नहीं, लेकिन लालू परिवार में खटपट की सबसे बड़ी वजह है, बहुत वजह, जिसकी वजह से रोहिणी आचार्य ने सबको अनफॉलो कर दिया। तो इनके लिए तो एक बाहर का चुनाव है और अंदर का भी चुनाव बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। हो सकता है कि तेज प्रताप इनको डेंट कर जाए। तेज प्रताप में मुझे देखिए, तेज प्रताप में एक बात, उसकी फैन फॉलोइंग है, आप तेज प्रताप को हल्के में नहीं ले सकते। अगर तेज प्रताप सचमुच में, अभी पता नहीं, देखिए कहना बहुत मुश्किल होता है कि परिवार की लड़ाई आपस में कितना, लेकिन अगर तेज प्रताप चाहेंगे और गंभीरता से चुनाव को लड़ने की कोशिश की उन्होंने, तो ये तो मान के चलिए कि आरजेडी को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। युवाओं में उनका एक अच्छा खासा वो है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का पर्सनालिटी बनाई है ना, बहुत ही मतलब आराम से कभी एकदम बिंदास है। जैसे अब इसी पे ले लीजिए कि तेजस्वी यादव के बारे में बोला जा रहा है कि संजय यादव उनको बिल्कुल उन्होंने पकड़ लिया, एक इमेज उनको बन रहा है, और वहां पर ये है इनका इमेज एक ऐसा तेज प्रताप का, उनसे कोई भी मिल लो, कोई भी बात कर लो, तो एक कनेक्ट है उनका, जो लालू यादव जैसे बिंदास थे ना जमाने में, वो कनेक्ट है उनके पास। लेकिन वो कम से कम ये जो इस विवाद की वजह से, अब देखिए ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है कि तेजस्वी यादव बहुत आगे जा चुके हैं, 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके लालू यादव के अगर उत्तराधिकारी के तौर पर भी एस्टेब्लिश हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इस तरह की जब बातें आती हैं, जब डेंट करता है, जब पर्सनल आपका नुकसान होता है, तो वो आपके लिए मुश्किलें तो लेकर आता है, वो भी, और आपके पार्टनर के साथ भी खटपट चल रहा है। तो ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ा इम्तहान है। इस इम्तहान में वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, उनके आगे का पॉलिटिक्स इसी पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि जो आरजेडी है वो अपनी ही लड़ाई में उलझी हुई है बिल्कुल, और उनके पास रास्ता ये नहीं है कि वो आगे कैसे जाएगी, महागठबंधन को कैसे सुलझाएगी।
तो ये अभी जो देखिए अभी के फिलहाल जो अपडेट्स आ रहे हैं कि आज जो महिलाओं के खाते में जो 10,000 जाने वाले हैं ना, ये क्रांतिकारी इसका असर हो सकता है जिस तरह से, और काफ़ी सीरियसली इसको जेडीयू, देखिए नीतीश कुमार ही बिल्कुल शांति से इस चीज़ को ले रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी, और जो कहा जा रहा था कि कहीं नीतीश फिर से पाला न बदलने, लेकिन नीतीश कुमार का 2024 के आम चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद उन्होंने जैसे भी उनकी तबीयत को लेकर चाहे जो भी बातें रही, लेकिन बीजेपी के साथ बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं और उन्हें अभी चुप हैं। वो चुप होने का बड़ा फायदा होता है। बीच में उनकी काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी आई थी कि कहीं स्टेज पर उनकी कुछ ऐसी हरकत को देख करके एक मजाक बना, तमाशा बना, लेकिन पिछले कुछ समय से बिल्कुल बंद है। तो ये कम से कम इसको मैनेजमेंट कहते हैं कि इंडिया ने एक अच्छा मैनेज किया है और एक साथ एकजुट होकर के अपने जो वो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन यही दूसरी तरफ जो एक अच्छा मौका था तेजस्वी यादव के लिए कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सब बहुत स्ट्रांग है बिहार में। अगर देखा जाए 20 साल का जो नीतीश कुमार का जो शासन सीएम है, जो सीएम रहे हैं, उनके खिलाफ तो माहौल तो था ही। अब कम से कम आज से 2-3 महीने पहले तक लग रहा था काफ़ी स्थिति खराब होगी, लेकिन इंडिया ने इसको काफ़ी हद तक मैनेज किया है और अभी तेजस्वी यादव बिखरे से लग रहे हैं। तो अभी ये जो और सबसे बड़ी बात ये भी है कि सचिन, ये भी है जो एक पॉजिटिव चीज़ और इंडिया करने जा रही है कि जीएसटी का जो प्रभाव है, इसका प्रभाव है लोगों में, इसमें कोई डाउट नहीं। उसको बीजेपी लोगों तक ले जाए भुनाने के लिए। तो बीजेपी एक पॉजिटिव नोट के साथ जा रही है। कांग्रेस का मुद्दा एसआईआर का है, जब मुझे लगता है कि जमीन पर उसका कोई असर नहीं है। आरजेडी कहीं पे अभी वो आरजेडी का स्टैंड क्लियर नहीं लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इससे अभी चुनाव के पहले की स्थिति ये है। अगले 15 दिन का बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टाइम है कि डेट अनाउंस होते होते जो पार्टियां अपने आपको जितने मैनेज करके चलेंगी उनका चुनाव पे असर, क्योंकि एक बार चुनाव का बिगुल वो आ जाने के बाद फिर किसी का कोई चलने वाला नहीं, फिर तो मोड ही डिफरेंट हो जाएगा। तो बिहार का जो फिलहाल जो दिख रहा है, कांटे की टक्कर तो है। अभी भी आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते कि तेजस्वी यादव कोई बैकफुट पे एकदम से चले गए हैं। उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ी जरूर हैं, लेकिन उसको कैसे मैनेज करते हैं इस पर डिपेंड करता है। फिलहाल अमित शाह जो कि बिहार पहुंचेंगे और जो भी एनडीए की थोड़ी बहुत जो रह गई है कसर रह गई उसको टाइट करेंगे और फिर पूरी तरह से बीजेपी अपने आप को चुनाव प्रचार में झोंक देगी, ये आपको दिखेगा। और तमाम जो अपडेट्स हैं वहाँ पर उसके लिए हमारी नज़र बनी रहेगी और हम कड़क इलेक्शन में आपके लिए वो चीज़ लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।